नमस्कार दोस्तों। कोचिंग वाला ऑनलाइन यूट्यूब पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले अपने सेशन के अंदर जो फर्स्ट यूनिट थी उसका फर्स्ट टॉपिक लिया था, तो उसी के बारे में आज हम और आगे चर्चा करेंगे। और आगे चर्चा करने से पहले तो कल कुछ जो नेक्स्ट सेशन के अंदर हमने पढ़ा था उसके बारे में वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले ये देखा था कि अवधारणा के अंदर कि पुस्तकालय की परिभाषा क्या होती है। साधारण शब्दों में हमने ये समझा था कि पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर पुस्तकों का जो संग्रह होता है वो पाठकों के सेवार्थ रखा जाता है। इसके बाद में हमने देखा था कि पुस्तकालय जो शब्द है, लाइब्रेरी जो शब्द है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस शब्द से हुई। इसके बाद में हमने पुस्तकालय का जो क्रमिक विकास है उसको देखा। इसके साथ ही हमने पुस्तकालय को स्वरूप या प्रकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा, उसको भी अच्छी तरह से समझा। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ पुस्तकालय विज्ञान जो विषय है आज हम पढ़ रहे हैं, इस विषय के निर्माण में कुछ व्यक्तित्व के धनी लोगों ने उनमें महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उनको एक महान अपने पुस्तकालय अध्यक्ष या पुस्तकालय महोदय जिन्हें मेलविन डेवी के नाम से हम सब जानते हैं, और जहाँ पुस्तकालय विज्ञान विषय के रूप में सबसे बात पहली आती है तो सबसे पहले अग्रिम श्रेणी के अंदर इन्हीं को रखा जाता है। इनके कुछ ऐसे कार्य थे जिनकी वजह से आज पुस्तकालय विज्ञान विषय इतना बड़ा और अपने विस्तृत रूप में हम आज पढ़ रहे हैं। तो चलो दोस्तों, आज सबसे पहले हम मेलविन डेवी के बारे में पढ़ते हैं। उनका परिचय क्या है, उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान में किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो ये हो गए हमारे सर्वप्रथम व्यक्तित्व। कौन है? मेलविन डेवी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मेलविन डेवी जब हम नाम पढ़ते हैं तो इनका ये पूरा नाम नहीं, ये इनका शॉर्ट नेम है। तो सबसे पहले हम इनका पूरा नाम क्या है वो देखते हैं। इनका पूरा नाम है मेलविल लुइस कोसुत डेवी, ये इनका पूरा नाम है जी दोस्तों। और ये तो इनका पूरा नाम हो गया। अब ये अमेरिका के निवासी थे, और जिस प्रकार से भारत के अंदर एसआर रंगनाथन को जाना जाता है पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में, उसी तरह पुस्तकालय विज्ञान अमेरिका के अंदर यदि किसी आंदोलन को प्रेरणाता के रूप में आगे बढ़ाया था वो तो कौन थे? मेलविन डेवी। तो सबसे पहले इनकी हम जन्म दिनांक जान लेता है कि इनका जन्म कब हो। कई बार एग्जामों के अंदर मेलविन डेवी की जन्म दिनांक पूछी हुई है। तो दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1851 को। ठीक है दोस्तों, साथ इनकी मृत्यु की तारीख भी कई बार एग्जामों के अंदर पूछी हुई है। तो इनकी मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1931 के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये तो इनके जन्म और मृत्यु की बात हो गई कि इनके जन्म कब हुआ और कब इनकी मृत्यु हुई। कई बार केवीएस, एनवीएस और विभिन्न प्रकार के स्टेटों के अंदर जो अपने लाइब्रेरियन के एग्जाम होते हैं उन एग्जामों के अंदर इनका पूरा नाम भी पूछा हुआ है, साथ में इनके जन्म दिनांक और मृत्यु की दिनांक भी पूछी हुई है। साथ ही आपको मैंने अभी बताया था कि भारत के अंदर जो एसआर रंगनाथन की जो अपनी स्थान है पुस्तकालय विज्ञान, उसी प्रकार मेलविन डेवी का भी अमेरिका के अंदर जो पुस्तकालय आंदोलन और जनक की उपाधि इनको दे रखी है। तो इनको क्या बोलते हैं? अमेरिका के अंदर अमेरिकन पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? वो है मेलविन डेवी। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और विभिन्न प्रकार के जो पुस्तकालय विज्ञान को विषय के रूप में स्थापित करने का कार्य किया था, तो वो थे मेलविन डेवी। साथ ही इनको पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण के पिता भी कहते हैं। अब दोस्तों, ये तो जनक
क्यों कहते हैं कि उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की पुस्तकालय विज्ञान विषय को आगे बढ़ाने के लिए। वर्गीकरण का जनक क्यों कहते हैं? तो दोस्त आप सबको पता है कि मेलविन डेवी ने 1876 के अंदर डीडीसी फुल फॉर्म क्या है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन की पद्धति दी थी। इसकी वजह से इनको क्या कहते हैं? पुस्तकालय वर्गीकरण के पिता। अब देखो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है क्या, थोड़ा इसको और देख लेते हैं। वैसे आगे ये टॉपिक सेकंड यूनिट है, और सेकंड यूनिट मैंने आपको पहले भी बता दिया था, एक प्रैक्टिकल पार्ट के तौर पर हम इसको पढ़ेंगे। तो ये डीडीसी वहाँ अपने को विस्तृत पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इसका थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय कर लेते हैं। तो दोस्तों डीडीसी क्या है? एक वर्गीकरण की पद्धति है। पुस्तकालय के अंदर यदि कोई पुस्तकें आते हैं, विभिन्न विषयों से संबंधित, गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है, या फिर किसी लेखक साहित्य द्वारा जो रचित पुस्तकें होती हैं, इस प्रकार के जितने भी साहित्य कृतियाँ या जो भी पुस्तकें आती हैं, तो वो ऐसी इनकी संख्या लाखों के अंदर, हजारों के अंदर होती है। और कोई पाठक यदि पुस्तक की मांग करता है तो उस पुस्तक को उसमें से ढूंढ के देना बड़ा एक जोखिम भरे काम और मुश्किल काम होता है। तो डीडीसी के थ्रू क्या करते हैं, उस पुस्तक का पहला वर्गीकरण कर देते हैं, पुस्तक को बांट देते हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे गणित की है तो अलग कर दी, विज्ञान की है तो अलग कर दी, या अंग्रेजी की है तो अलग कर दी। इस प्रकार वर्गीकरण करने से क्या होता है कि जो पाठक पुस्तक की मांग करता है तो लाइब्रेरियन वहीं जाके उसी कॉलम के अंदर से कुछ बुक को निकाल के सीधे पाठक को तौर पर दे देता है। इससे क्या होता है, एक तो पाठक और पुस्तकालय अध्यक्ष दोनों के समय की बचत होती है, और धन अपव्यय होता है वो भी बचता है। साथ ही समय की बचत और जो पुस्तकों की फटने का जो एक बार बार इधर से उधर रखने का जो एक होता है वो भी बचत होती है उसके अंदर। तो दोस्तों ये तो अपने डीडीसी वो हो गई, ठीक है। और अब इनका और आगे पढ़ें कि इन्होंने जो डीडीसी का आविष्कार था, डीडीसी का आविष्कार एमसर्ट कॉलेज में सहायक के रूप में रहकर किया। तो दोस्त मेलविन डेविस जब अपने शुरुआती दौर पर जब किसी विश्वविद्यालय के अंदर काम करने के तौर पर अनुभव ले रहे थे, तो वो एमसेट कॉलेज था जहां उन्होंने सहायक के रूप में अपने पद पर आसीन थे, और उसी समय उन्होंने डीडीसी का आविष्कार किया था। कई बार एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि डीडीसी का आविष्कार के समय मेलविन डेविस साहब किस विश्वविद्यालय में कार्यरत है? तो एमसेट कॉलेज के अंदर। दोस्तों मैं आपको एक ये बात बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि मैं आपको जो फैक्ट इस अभी क्लास के अंदर बता रहा हूँ वो विभिन्न प्रकार की पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, क्वेश्चन की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अंदर आपको ऐसा कोई मैटर ना लिखाया जा रहा है जिसकी वजह से आप भ्रमित हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमें 1882 के अंदर मेलविन डेविस साहब में मेलविन डेवी महोदय ने लाइब्रेरी ब्यूरो नामक संस्थान की स्थापना की। दोस्तों इस संस्थान का उद्देश्य क्या था कि अमेरिका के अंदर जो पुस्तकालय संबंधित प्रलेख जो प्रकाशित होते हैं उन प्रलेखों को संग्रहित कर और विभिन्न प्रकार के जो इच्छुक पाठक है उन तक पहुंचाने का काम लाइब्रेरी ब्यूरो नामक संस्था करती थी, ठीक है। इसके बाद 1883 के अंदर कोलंबिया कॉलेज में पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। जी हाँ दोस्तों, कोलंबिया विश्वविद्यालय है या फिर कोलंबिया कॉलेज के अंदर पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में
मेलविन डेविस साहब कब नियुक्त हुए? 1883 के अंदर। चलो दोस्तों और आगे बात करते हैं मेलविन डेविस साहब के बारे में। तो विश्व में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान हेतु स्कूल की स्थापना की। कब की दोस्तों? वो थी 1887 के अंदर। ठीक है, नाम क्या था उनका स्कूल का? तो स्कूल का नाम था स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, यानी पुस्तकालय विज्ञान हेतु विश्व के अंदर एक ऐसा स्कूल बनाया जहाँ पुस्तकालय विज्ञान हेतु विभिन्न प्रकार के जो इच्छुक व्यक्ति हैं वो अपनी आके ट्रेनिंग कर सकते हैं। उनके बारे में पुस्तकालय विषय के रूप में उनको एक ज्ञान देने के लिए इस स्कूल की स्थापना की थी। और स्कूल का नाम क्या था? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, और आगे पढ़ते हैं। तो मेलविन डेवी ने विश्व में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में पत्रिका का प्रकाशन किया, जर्नल का प्रकाशन किया, जिसका क्या नाम था? लाइब्रेरी जनरल। दोस्तों 2018 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है, और आंध्र प्रदेश स्टेट जो लाइब्रेरियन के एग्जाम था उनके अंदर भी ये क्वेश्चन आ रखे हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इनको साथ साथ में नोट डाउन करते जाएं। साथ में और आगे बात करें मेलविन डेविड साहब की, तो इन्होंने 1876 के अंदर एएलए की स्थापना का, एएलए ने अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, स्थापना की तो एएलए के सचिव रहे मेलविन डेविस साहब 1876 से 1890 तक, और फिर एएलए के अध्यक्ष बने 1890 से 1893 तक। अब दोस्तों एएलए है क्या? एएलए की फुल फॉर्म आपने देख लिए, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो अपने देश के अंदर पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करने और जो अनुसंधान के समस्या आ रही है उनको समाधान करने, साथ ही पुस्तकालय अध्यक्ष के प्रशिक्षण हेतु जो कार्यक्रम चले जाते हैं वो भी एएलए के सहयोग से चले जाते हैं। तो एएलए की स्थापना करने में मेलविन डेविस साहब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और साथ ही वो 1876 से 90 तक इसके सचिव रहे, फिर 90 से 93 तक ये अध्यक्ष भी रहे। अब और आगे बात करें तो 1879 के अंदर में न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के निदेशक पद पर भी नियुक्त हुए। ठीक है दोस्तों, 1879 के अंदर। 1895 के अंदर लेक प्लासिड क्लब की स्थापना की। तो दोस्तों हमने मेलविन डेविड के बारे में जो सामान्य परिचय था कि किस प्रकार से उनको पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि प्रदान की और किस प्रकार से उनको पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता कहते हैं, तो इन महत्वपूर्ण कार्य हेतु उनको ये विभिन्न प्रकार का सम्मान मिले हुए हैं। और मेलविन डेवी के बारे में और भी कई बातें हैं, पुस्तकालय विज्ञान में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी,
जो सामान्य परिचय में ना करके आगे जो टॉपिक आएंगे उन टॉपिक को साथ में हमें पढ़ते जाएंगे। अब बात करते हैं, भारत के अंदर भी मेलविन डेवी की तरह एक महान विशेषज्ञ हुए पुस्तकालय के, जिनका पूरा नाम भी देखेंगे। शॉर्ट नेम है SR रंगनाथन। आप सब जानते हो, जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं और पुस्तकालय विज्ञान जिनका विषय है, उन सबको तो मेलविन डेवी और SR रंगनाथन के बारे में तो पता ही होता है, पर इसका आज थोड़ा और विस्तृत रूप से सामान्य परिचय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनका पूरा नाम है शियाली रामामर्त रंगनाथन। जी दोस्तों, पूरा नाम क्या है? सियाली रामामर्त रंगनाथन। अब इनकी जन्म दिनांक की बात कर लेते हैं। जन्म दिनांक 12 अगस्त 1892। ठीक है। और मृत्यु 27 सितंबर 1972 में। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ? स्थान कौन सा है दोस्तों? सियाली गांव है, जो मद्रास तमिलनाडु के अंदर आता है। ठीक है। अब दोस्तों, ये इनकी जो जन्म दिनांक और मृत्यु की दिनांक और जन्म स्थल है, कई बार क्वेश्चन आ रखे हैं और आते भी हैं, और इस बार का जो एग्जाम है इसके अंदर भी इसके आसार बनते हैं कि इस प्रकार से आ सकते हैं। दोस्तों, आपको जब आप कोई बुक्स पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक तो या गाइड, उसके अंदर 9 अगस्त ओब्लिक करके 12 अगस्त इनका जन्म दिनांक दे रखी है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इनकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ क्या है। दोस्तों, वैसे हालांकि इनका जन्म तो 9 अगस्त को हुआ था, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है इनके, उन सब के अंदर 12 अगस्त लिखी हुई है। और हम कोई भी चीज़ लीगल कब मानते हैं? जब कोई चीज़ डॉक्यूमेंट के रूप में होती है, तो इनकी जो डॉक्यूमेंट वाली जो डेट ऑफ बर्थ है उनको हम सही मानते हैं। इसलिए यदि 12 अगस्त और 9 अगस्त दोनों आए तो आपको 12 अगस्त ही करनी है, 9 अगस्त नहीं करनी है। ये तो दोस्तों इनकी जन्म दिनांक और जन्म स्थल की बात हो गई। साथ इनका थोड़ा पारिवारिक अपने परिचय भी पढ़ लेते हैं। पिता का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम था रामामर्त अय्यर। ठीक है। और माताजी का नाम सीता लक्ष्मी। धर्मपत्नी का नाम, दोस्तों इनकी 2 शादियां हुई थी। 1907 के अंदर इन्होंने 7 रुक्मणी नाम की महिला से विवाह किया, जिनकी अल्पकाल के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने 1929 के अंदर एक और विवाह किया, जिसकी पत्नी का नाम शारदा था। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना, रुक्मणी और शारदा। ठीक है। इनका पुत्र नाम था योगेश्वर। दोस्तों, ये तो इनका पारिवारिक परिचय और जन्म स्थान और जन्म स्थल, माता का नाम, पिता का नाम, इस प्रकार से हमने देख लिया है। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। इस पर्पज से मैं आपको ये लिखा रहा हूँ। अब थोड़ी इनकी पुस्तकालय विज्ञान के अंदर जो योगदान था उनके बारे में बात कर लेते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान विषय के रूप में इन्होंने किस प्रकार योगदान दिया। तो दोस्तों 1924 के अंदर 1924 में मद्रास विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन पद पर नियुक्त हुए। लाइब्रेरियन पद पर नियुक्त हुए। ठीक है दोस्तों, मद्रास विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन पद पर नियुक्त कब है? 1924 के अंदर। जब ये 1924 के अंदर लाइब्रेरियन पद पर नियुक्त होते हैं तो इनको इतना अनुभव नहीं होता पुस्तकालय विज्ञान विषय के बारे में। तो ये क्या करते हैं कि अल्पकाल के लिए
1924 से यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक कहाँ जाते हैं, लंदन जाते हैं इसकी ट्रेनिंग करने के लिए, ताकि क्या पुस्तकालय विज्ञान विषय को अच्छी तरह से समझ सके और उनको आगे और भारत के अंदर प्रशिक्षण दे सके। इसलिए 1924 के अंदर लंदन गए थे और फिर 1925 के अंदर स्टार्टिंग में वापस आ गए थे। अब दोस्तों 1928 के अंदर 1928 में पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन किया। यानी दोस्तों पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र हैं इनका प्रतिपादन रंगनाथन महोदय ने कब किया, 1928 के अंदर। जिस प्रकार कोई भी विषय होता है कि उसकी मूलभूत इकाई छोटी छोटी जुड़ी रहती है, तो इस प्रकार पुस्तकालय विज्ञान के अंदर भी यदि मूलभूत इकाई मैं कह दूं तो पुस्तकालय विज्ञान की मूलभूत इकाई 5 सूत्र है। या फिर ये कह दूं कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। यदि इसी प्रकार मैं इसकी उपमा दे दूं कि पुस्तकालय विज्ञान की आत्मा किसे कहते हैं, तो 5 सूत्र को कहते हैं। दोस्तों एक कहने में तो 5 सूत्र एक एक लाइन के हैं, पर एक एक लाइन के अंदर भी इनकी इतनी विस्तृत व्याख्या है कि पुस्तकालय विज्ञान पूरा विषय इनके अंदर समाहित हो सकता है। उनको पुस्तकालय विज्ञान विषय के अंदर ये 5 सूत्र है, हमारे सिलेबस में अलग से इनका टॉपिक दे रखा है, तो उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, इनको प्रकाशित कब किया, प्रकाशित दोस्तों 1931 में किया, 1931 में प्रकाशित किया। और पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र दिए थे, 5 लॉज, जिन इंग्लिश में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नाम से जानते हैं। ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस अपने एक गुरु थे, इनके पसंदीदा गुरु थे गणित के। बचपन में गणित जब ये एकेडमिक इनका चल रहा था तो उसी टाइम एक गणित के विषय के गुरु थे एडवर्ड बी रोस। कोई आपसे क्वेश्चन के अंदर यदि पूछे कि एसआर रंगनाथन के पसंदीदा गुरु यानी फेवरेट गुरु कौन थे, तो एडवर्ड बी रोस थे इनका पसंदीदा गुरु। और वो किस विषय से संबंधित थे, गणित से संबंधित थे। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो अपने बुक थी 1928 के अंदर प्रतिपादन किया और 1931 के अंदर क्या किया, प्रकाशित किया। तो ये पुस्तक थी वो किसे समर्पित की, समर्पित यानी कि उनको भेंट करना, यानी कि मैंने ये पुस्तक किसी व्यक्ति को समर्पित की। तो इन्होंने एसआर रंगनाथन ने एडवर्ड बी रोस को समर्पित की ये पुस्तक। कई बार एग्जामों के अंदर आ जाता है कि एसआर रंगनाथन महोदय ने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो नामक पुस्तक थी जिसमें पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र दिए थे, वो पुस्तक किसको समर्पित की थी, तो उनका नाम है एडवर्ड बी रोस। ठीक है दोस्तों, और हम आगे देखें तो 1930 के अंदर 1930 में बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में मॉडल बिल पेश किया। अब दोस्तों ये मॉडल बिल क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो मॉडल बिल कब लेके आए थे, 1930 के अंदर। और बनारस के अंदर ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस नाम से एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर
जो दुनिया के जाने माने विशेषज्ञ, साथ ही भारत के अंदर जो पुस्तकालय विज्ञान के रुचिकर लोगों द्वारा एक जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक मॉडल बिल लाए थे। और मॉडल बिल क्या था कि देखो, कोई भी चीज़ का विकास कब होता है, जब उसको चलाने के लिए नियम कायदे और रूल्स बनते हैं तब। उसी तरह रंगनाथन महोदय को ये महसूस हुई कि जब भारत के अंदर पुस्तकालय विज्ञान विषय को आगे बढ़ाना है, इसको आगे और क्रांति को बढ़ाना है, तो उसमें ये बिल लाना जरूरी हो गया। इसलिए उन्होंने क्या, मॉडल बिल के तौर पर मॉडल बिल बनाया और 1930 के अंदर पेश किया, ताकि पुस्तकालय विज्ञान विषय का और ज़्यादा विकास हो सके। ठीक है दोस्तों, अब भारत के अंदर भी कितने बिल आ रखे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे अभी चर्चा के लिए 19 बिल आ रखे हैं। 19 राज्यों ने अपने स्टेट के अंदर जो लाइब्रेरी से रिलेटेड बिल पेश किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे एस.आर. रंगनाथन के बारे में और देखते हैं। 1931 के अंदर एस.आर. रंगनाथन ने मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? एस.आर. रंगनाथन ने, ठीक है दोस्तों, की स्थापना की। ताकि मद्रास के अंदर पुस्तकालय विकास सही सुचारू रूप से चल सके और इसको आगे बढ़ा सके। साथ ही 1931 के अंदर इन्होंने एक द हिंदू या हिंदू अखबार में एक लेख प्रकाशित किया। ठीक है, उस लेख के अंदर अपने लिए दो छद्म नाम, कितने? दो छद्म नाम यूं कह दूं कि छद्म नाम का मतलब आपको समझा दूं कि छद्म नाम का एक, जैसे कोई अपना निक नेम रखता है ना, उसी तरह छद्म नाम है कि काल्पनिक नाम। तो इन्होंने अपने लिए दो काल्पनिक नाम रखे। एक तो रखा लिब्रा, एक रखा एरिथे लिब्रा और एर्थमेटिकस। ठीक है दोस्तों, ये इन्होंने अपने लिए दो क्या नाम, छद्म नाम रखे, यानी कृत्रिम नाम रखे। ठीक है, छद्म का मतलब क्या होता है? कृत्रिम नाम या फिर काल्पनिक नाम। ठीक है दोस्तों, 1933 के अंदर इन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण काम किया, वो था कॉलन क्लासिफिकेशन। कॉलन क्लासिफिकेशन को दिया। अब देखो दोस्तों, ये कॉलन क्लासिफिकेशन क्या है? द्विबिंदु वर्गीकरण, इसको हिंदी में कहते हैं द्विबिंदु वर्गीकरण। अब द्विबिंदु वर्गीकरण क्या दोस्तों? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब डीडीसी अपने मेलविन डेविस साहब के बारे में हम परिचय देख रहे थे, तो उसमें डीडीसी का जहाँ जिक्र आया था, तो मैंने आपको बताया था कि डीडीसी के थ्रू पुस्तकालय अंदर पुस्तकों का वर्गीकरण किया जाता है ताकि पुस्तकें सही रूप से व्यवस्थित हो। उसी प्रकार कॉलन क्लासिफिकेशन भी वर्गीकरण की एक पद्धति है। इसके अंदर भी पुस्तकों का वर्गीकरण किया जाता है। ये हालांकि डीडीसी थोड़ी सीसी की तुलना में ज़्यादा इजी है, ताकि इसको हर कोई समझ सकता है। कॉलन क्लासिफिकेशन थोड़ी जटिल है और इसका काम ज़्यादातर जहाँ विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं, आगे जाके हम जब पुस्तकालयों की प्रकार की बात करेंगे तो 3 प्रकार के पुस्तकालय आएंगे। तो उस पुस्तकालय के अंदर हम स्पेशल लाइब्रेरी देखेंगे या विशिष्ट पुस्तकालय के बारे में पढ़ेंगे। तो उन ऐसे पुस्तकालय जहाँ सूक्ष्म वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, यानी एक सब्जेक्ट के अंदर ही विभिन्न प्रकार के सब डिवीजन आ जाते हैं, शाखाओं में बढ़ जाते हैं। उस प्रकार के जो विषय होते हैं उनके अंदर वर्गीकरण करने के लिए जो पद्धति काम में ली जाती है, तो वो कॉलन क्लासिफिकेशन है। ठीक है दोस्तों, साथ ही 1934 के अंदर CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का आविष्कार किया। अब क्लासिफाइड कैटलॉग क्या है दोस्तों?
ये भी एक सूचीकरण की पद्धति है। क्या है? सूचीकरण, सूचीकरण की पद्धति। अब दोस्तों जब पुस्तक हमारे पास आ गई, हमने पुस्तकों को बांट दिया, कौन सी विषय से कौन सी पुस्तक संबंधित है। बांटने के बाद में जब पुस्तकों को एक व्यवस्थित रूप से रजिस्टर के अंदर या फिर कोई कार्ड होता है, उस कार्ड के अंदर दर्शाई जाती है कि ये पुस्तक कौन सा कॉल नंबर है पुस्तक का, और इसका टाइटल क्या है, इसका लेखक कौन है, इसके बारे में जो जानकारी दी जाती है, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए जो विधि होती है वो होती है दोस्तों कॉलन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। ठीक है दोस्तों। अब ऐसा रंगनाथन की और बात करें तो 1935 के अंदर इनको राव साहब की उपाधि से सम्मानित किया। पुस्तकालय विज्ञान के अंदर ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे। तो इन्हीं को देखते हुए अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने इनको 1935 के अंदर क्या दी दोस्तों? राव साहब की उपाधि दी। ठीक है। आगे बात करें तो 1944 से 1952 तक 53 तक ये ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष पद पर कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि ILA के पद पर अध्यक्ष के रूप में ऐसा रंगनाथन का अवधि कार्यकाल बताएं तो 1944 से 1953 के अंदर। ठीक है दोस्तों। साथ ही 1945 में बनारस 1945 से 1947 तक बनारस विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन पद पर रहे। ठीक है। 1948 के अंदर इनको डी लीट की उपाधि दी। डी लीट की मान्यता उपाधि किसने दी? दिल्ली विश्वविद्यालय ने। दिल्ली विश्वविद्यालय ने उपाधि दी डी लीट की। ठीक है दोस्तों। एक और यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अपने एस.आर. रंगनाथन को डी लीट की उपाधि दी, वो 1964 में डी लीट की उपाधि और दी एक, वो थी पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी, पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय, जिन्होंने डी लीट की उपाधि एस.आर. रंगनाथन को दी। कई बार क्वेश्चन आता है कि एस.आर. रंगनाथन को डी लीट की उपाधि देने वाले विश्वविद्यालय कौन से? दो के नाम साथ में आते हैं, दिल्ली और पीटर्सबर्ग, और कभी सन भी पूछ ले तो 1948 और 1964, ये दो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और बात करें एस.आर. रंगनाथन के परिचय के बारे में तो 1950 में लाइब्रेरी डेवलपमेंट ऑफ प्लान के रूपरेखा तैयार की। यानी पुस्तकालय विज्ञान के लिए जो एक प्लान तैयार किया जा रहा था कि भारत के अंदर पुस्तकालय का विकास किस प्रकार से करना है, तो उस प्रकार जो एक तरह का मॉडल था कि भाई भारत के अंदर, संपूर्ण भारत के साथ एक इस तरह से मॉडल लाए जाए जिससे क्या है कि भारत के अंदर पुस्तकालय का विकास समान रूप से हो। तो इसलिए उन्होंने क्या, एक गवर्नमेंट ने एस.आर. रंगनाथन के निर्देशन के अंदर एक प्लान बैठाया, और उस प्लान का उद्देश्य क्या था? भारत के अंदर पुस्तकालय के लिए एक समान योजना बनाना। ठीक है। 1957 में एस.आर. रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान के अंदर काम अच्छा करने के कारण पद्मश्री से सम्मानित किया 1957 के अंदर। ठीक है दोस्तों। 1950 से 1962 तक
फीड की वर्गीकरण रिसर्च ग्रुप के अध्यक्ष रहे, ग्रुप के अध्यक्ष रहे। अब फीड क्या है दोस्तों? फीड की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है दोस्तों, अब फीड ने क्या किया कि प्रलेखन के अंदर कार्य करते हैं। प्रलेखन यानी डॉक्यूमेंटेशन, उसके अंदर वर्गीकरण रिसर्च ग्रुप के अध्यक्ष के तौर पर एसआर रंगनाथन को 1950 से 62 के अंदर कार्य किया। फीड ने 1957 में रंगनाथन को स्थायी सदस्यता प्रदान की, स्थायी सदस्यता प्रदान की। ठीक है दोस्तों, फीड के बारे में एक दो क्वेश्चन आ रखे हैं पहले भी और वापस आने के चांस है। अब बात करें तो 1957 में और रंगनाथन ने क्या कार्य किया? 1957 में मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के दौरान, शताब्दी के दौरान किसकी घोषणा की? शारदा रंगनाथन पीठ, शारदा रंगनाथन पीठ की घोषणा कब की? 1957 के अंदर पीठ की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, ये 1957 के संबंध में 3-4 फैक्ट थे, इनका ध्यान रखना। और क्वेश्चन कभी आ सकता है कि शारदा रंगनाथन पीठ की स्थापना कब की? तो 1957 में की। और किस सम्मेलन के दौरान की? मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के दौरान की थी। ठीक है दोस्तों, और एसआर रंगनाथन की बात करें तो इन्होंने किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा की? 1961 के अंदर, 1961 के अंदर सेयरलेस की स्थापना की, सेयरलेस की स्थापना की। अब देखो दोस्तों, ये सेयरलेस है कि इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। जब इसका नाम आ ही गया तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? शारदा रंगनाथन इंडोवेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। और एक चीज आपको और बता दूं दोस्तों कि एसआर रंगनाथन की जितनी भी वर्तमान के अंदर प्रकाशित पुस्तकें हैं, जैसे कॉलन क्लासिफिकेशन है, कैटलॉग कोड है, या फिर रेफरेंस सर्विस बुक है, विभिन्न प्रकार के इन्होंने लगभग 30 से ज़्यादा बुकों का प्रकाशन काम किया था। तो दोस्तों, इनकी पुस्तकें हैं तो समय समय पर उनके अंदर अपने सुधार करने के लिए या फिर कुछ और ज़्यादा जोड़ने के लिए, तो इनके जो कॉपीराइट के जो अधिकार हैं वर्तमान के अंदर, यदि आप कई बार क्वेश्चन आ रखे हैं केवीएस एनवीएस में, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि वर्तमान समय के अंदर एसआर रंगनाथन की जो पुस्तक है उनके कॉपीराइट का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों वो सेयरलेस के पास है। किसके पास है? शारदा रंगनाथन, शारदा रंगनाथन इंडोवेंट लाइब्रेरी साइंस, इसके पास है। इसकी स्थापना भी हमने देख ली थी, 1961 के अंदर हुई थी। और इसके पास क्या है? रंगनाथन की पुस्तकों का कॉपी राइट का अधिकार। कॉपीराइट आपको सबको पता ही है, कॉपीराइट जहाँ होती है तो इस प्रकार के उस पुस्तक को कोई नकल नहीं कर सकता है, और ना ही उनकी परमिशन के बिना कोई संशोधन कर सकता है, और ना ही कुछ जोड़ सकता है। तो इसके पास अधिकार एसआर रंगनाथन की पुस्तकों है। अब दोस्तों, जो एसआर रंगनाथन की जो पुस्तक है उनका प्रकाशन का जिम्मा किसका पास है? पब्लिशर। तो पब्लिशर कौन है? ईएसएस पब्लिकेशन। ठीक है, ईएसएस पब्लिकेशन है, उनके पास पब्लिशर का जिम्मा, यानी प्रकाशन का काम कौन करता है? ईएसएस पब्लिकेशन है, वो इसका प्रकाशन का काम करता। तो ये सेयरलेस के बारे में और एसआर रंगनाथन की कॉपीराइट के बारे में कुछ तथ्य थे जिनको हमने और जान लिया। अब
और आगे बात करें एस आर रंगनाथन की, तो 1962 के अंदर डीआरटीसी डॉक्यूमेंट रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की। डॉक्यूमेंट रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, ये भी एक तथ्य महत्वपूर्ण है कि डीआरटीसी की स्थापना किसने की, तो एस आर रंगनाथन ने की। और कब की, तो 1972 के अंदर की। ठीक है, एक दो और महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं आपके बारे में आपको सामने रख रहा हूं। तो एक तो ये है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक आप सबको पता ही है, एस आर रंगनाथन। ठीक है, और बात करूं तो इनको ये उपाधि किसने दी थी, उपाधि देने वाले, उपाधि किसने दी थी कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक कौन, एस आर रंगनाथन। ये बोलने वाले कौन थे, वो थे मॉरिस गायर। मॉरिस गायर थे जिन्होंने इनको पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि दी थी। एक इन्होंने एस आर रंगनाथन के बारे में और बोला था, वो बोला था प्रिंस ओ अमोंग ऑफ लाइब्रेरियन। प्रिंस अमोंग लाइब्रेरियन की जो उपाधि भी थी वो किसने थी, एस आर रंगनाथन को, मॉरिस गोयर ने। ठीक है दोस्तों, अब और बात करें तो इनके समान में, इनके समान यानी किनके, एस आर रंगनाथन के समान में भारतीय डाक विभाग द्वारा, डाक विभाग द्वारा एक डाक टिकट जारी किया। एक डाक टिकट, डाक टिकट जारी किया। कब किया दोस्तों, वो था 30 अगस्त 1992। 30 अगस्त 1992 के अंदर भारतीय डाक विभाग द्वारा एक डाक टिकट जारी किया। अब दोस्तों, डाक टिकट जारी करने का उद्देश्य क्या होता है कि ये किसी के सम्मान के लिए, यानी जो कोई व्यक्ति अपनी समाज संस्था या फिर किसी क्षेत्र विशेष के अंदर को जो अच्छा अतुलनीय कार्य करता है, ऐसे कार्यों के सम्मान के अंदर भारत सरकार समय समय पर डाक विभाग के द्वारा उनके उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी करती है। तो ये डाक टिकट इनके बारे में कब जारी हुआ कि वो हुआ 30 अगस्त 1992 के अंदर। एक तथ्य और है कि भारत में 1984 से रंगनाथन के समान में, रंगनाथन के समान में पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रकार क्वेश्चन आ रखा है कि भारत के अंदर पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो सन क्या है दोस्तों, 1984। ठीक है, और किसके सम्मान में मनाया जा रहा है, तो वो एस आर रंगनाथन के सम्मान में मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हमने मेलविन डेवी और एस आर रंगनाथन का जो परिचय था, जो भारत के अंदर और विश्व के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका पुस्तकालय निभाई थी, उनका परिचय देख लिया। अब साथ में एक छोटा सा परिचय दो और व्यक्ति हैं जिनका हम देख लेते हैं। के एम असदुल्ला। के एम असदुल्ला, इनका भी नाम काफ़ी चर्चा के अंदर रहता है। तो इनके बारे में और पढ़ लेते हैं कि भाई इन्होंने ऐसे क्या कार्य किए थे जिनकी वजह से ये बार बार कई एग्जामों में क्वेश्चन आते जाते हैं। तो इनका एक पूरा नाम पढ़ लेते हैं। पूरा नाम क्या है, खलीफा मोहम्मद असदुल्ला। ठीक है दोस्तों, इनका पूरा नाम हो गया, ये भी ध्यान रखना, कई बार आ सकता है क्वेश्चन के अंदर।
और इन्होंने क्या है, भारत 1935 के अंदर, 1935 में 6 माह का 6 माह का पुस्तकालय प्रशिक्षण स्टार्ट किया, पुस्तकालय हेतु प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग स्टार्ट की। ठीक है दोस्तों, एक तो इसकी वजह से ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए चर्चा में रहते हैं। 1935 के अंदर 6 माह का पुस्तकालय प्रशिक्षण स्टार्ट करने वाले कौन थे, तो वो थे अपने के.एम. असदुल्ला। इसके अलावा ये और चर्चा के अंदर इस बात से रहते हैं कि स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान जाने वाले लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय अध्यक्ष, मेन तो ये एक कारण है जिनकी वजह से ये कई बार एग्जामों के अंदर आते हैं कि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भारत की आज़ादी के समय या फिर स्वतंत्रता के समय ऐसे कौन से लाइब्रेरियन थे जो भारत छोड़कर पाकिस्तान के अंदर चले गए थे। तो इनका नाम इस वजह से चर्चा में रहता है, के.एम. असदुल्ला। ठीक है, और ये एक इसके बारे में और फैक्ट है कि ये इंपीरियल लाइब्रेरी के अध्यक्ष भी, अपने पुस्तकालय अध्यक्ष भी रहे। इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष भी रहे। ठीक है दोस्तों, ये के.एम. असदुल्ला का परिचय था जो हमने देख लिया है। अब एक लास्ट और है जिनके बारे में पढ़ते हैं, इन्होंने भी क्या है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखते हैं, उनका नाम था इयांकी वेंकट रमैया, इयांकी वेंकट रमैया। ठीक है दोस्तों, इनका भी देखना जरूरी है क्योंकि इनके भी कई क्वेश्चन आते हैं। मैंने एग्जामों KVS NVS या फिर बिहार या फिर अपने साउथ के अंदर जो आंध्र प्रदेश स्टेट लाइब्रेरी एग्ज़ाम है उनके अंदर भी, या फिर दिल्ली की लाइब्रेरी एग्ज़ाम के अंदर भी कई बार इनका क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इनको भी एक बार देख लेते हैं। हालांकि अपने सिलेबस के अंदर इनका नाम तो नहीं है, पर इन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए कई बार क्वेश्चन आ सकता है। तो इनका संबंध यानी किस राज्य से संबंध है, तो संबंध यदि पूछे किस राज्य से इयांकी वेंकट रमैया का संबंध है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश से है। किस है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, साथ साथ में इनको एक उपाधि दे रखी है, इनको कहते हैं भारतीय पुस्तकालय का आर्किटेक्ट। अब दोस्तों आर्किटेक्ट हिंदी मतलब होता है वास्तुविद। क्या होता है? वास्तुविद। ठीक है, इन्होंने पुस्तकालय भवन निर्माण के अंदर जो अपने कुछ नियम और रूल बताए थे और कुछ विशेष बातें जो ध्यान में रखने योग्य थी, इसलिए इन्होंने की उपाधि दे दी कि भारतीय पुस्तकालय आर्किटेक्ट कौन है, तो वो इयांकी वेंकट रमैया। ठीक है, साथ ही आंध्र प्रदेश पुस्तकालय आंदोलन के जनक। देखो दोस्तों, भारत के पुस्तकालय आंदोलन के जनक आए तो वहाँ सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय कल हमने देख लिया, तो उनके बारे में पढ़ा था, तो वो है। यदि आंध्र प्रदेश पुस्तकालय आंदोलन का जनक पूछे तो वो दोस्तों कौन है? इयांकी वेंकट रमैया। ठीक है, अब इनके बारे में एक दो और फैक्ट देख लेते हैं। एक तो इनकी पुस्तक थी ग्रंथालय वेद। ठीक है, इसको द लॉ ऑफ लाइब्रेरी भी कहते हैं, द लॉ ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है दोस्तों, ये तो इनकी पुस्तक होगी। और पुस्तकालय तीर्थ यात्रा से संबंधित, पुस्तकालय तीर्थ यात्रा से
संबंधित है। यानी क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि निम्न में से कौन व्यक्ति भारत के अंदर पुस्तकालय तीर्थ यात्रा से संबंधित है, तो वो यंकी वेंकट रमैया। क्यों है संबंध? क्योंकि दोस्तों तीर्थ यात्रा आपको नाम आते ही सबसे पहले पता लग ही रहा होगा कि पूरे देश का भ्रमण करना। इन्होंने क्या किया था कि भारत के अंदर पुस्तकालय विकास की जो एक रूपरेखा है या फिर उनकी स्थिति को समझने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर इन्होंने यात्रा की। तो कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि पुस्तकालय तीर्थ यात्रा का संबंध किससे है, तो यंकी वेंकट रमैया से है। ठीक है दोस्तों, ये तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात हो गई जिनको हमने देखा कि भाई किस प्रकार से ये चीज़ है। तो 4 परिचय आज हमने पढ़े। पहले पढ़ा मेलविन डेवी का, फिर एस.आर. रंगनाथन का, फिर के.एम. असदुल्ला का और अब यंकी वेंकट रमैया। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको भी ध्यान में रखा। अब दोस्तों क्लास के एंडिंग के अंदर जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेशन के अंदर बताया था कि मेरा खुद का इनोवेशन है फैक्ट्स ऑन लाइब्रेरी, यानी पुस्तकालय पर तथ्य। कुछ ऐसे बिंदु जो किसी टॉपिक के अंदर रिलेटेड है या फिर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के पर्पज, एग्जाम के पर्पज से वो क्वेश्चन आने जरूरी है, दिखते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। कई बार उनका जिक्र किताबों के अंदर कहीं ना कहीं मिल जाता है और उनसे रिलेटेड टॉपिक हो जाते हैं, तो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देख लेते हैं आज हमारा फैक्ट्स ऑन लाइब्रेरी। ठीक है दोस्तों, पुस्तकालय पर तथ्य। अब इनके अंदर सबसे पहले मैं आपको कुछ अपने दिवस है उनके बारे में बता रहा हूं। ठीक है, जैसे 12 अगस्त। 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? पुस्तकालय दिवस दिवस, पुस्तकालय दिवस। और दोस्त हमने पहले बात कर ली थी कि ये कब से मनाया जा रहा है, तो 1984 से। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी है। कई बार ऐसे ही पूछा जाता है, पिछले साहित्य एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को। ठीक है, एक और बात करें, 14 नवंबर। 14 नवंबर क्या मनाया जाता है? पुस्तकालय दिवस, पुस्तकालय दिवस। अब देखो दोनों में दोस्तों थोड़ा माइनर फर्क है, आप कंफ्यूज मत होना। एक है पुस्तकालय दिवस लाइब्रेरियन डे और एक है लाइब्रेरी डे, तो दोनों में फर्क है और दोनों के तिथि के अंदर भी फर्क है। ठीक है, एक आता है 14 से 20 नवंबर। इसके अंदर क्या है? पुस्तकालय सप्ताह दिवस, पुस्तकालय सप्ताह दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं और बात करूं तो 22 मई, 22 मई को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय दिवस, पुस्तकालय दिवस। ठीक है दोस्तों, एक अंतिम और है, वो है 23 अप्रैल। इस दिन क्या मनाते हैं? कॉपीराइट डे, कॉपीराइट डे। ठीक है दोस्तों, ये अपने कुछ तिथियों से संबंधित, दिवस के संबंधित में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनको हमने देखा आज के फैक्ट्स ऑन लाइब्रेरी में। ठीक है, और आज की सेशन के अंदर दोस्तों हमने 4 व्यक्तियों के अलावा ये देख लिए, तिथि दिवस के बारे में देख लिए। यदि आपको किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन है और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर उस समस्या का समाधान कर सकूं। तो दोस्तों अगला एक अपने समितियों से, कमेटियों से रिलेटेड टॉपिक होगा। उसके बाद में जो हमारा पुस्तकालय की अवधारणा जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।